प्योर पॉइंट चार्ज है ना, वो किसका है? इस मेटल का है। अब एक dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, ये कहां की बात करी बाबू? ऑर्बिटल्स। इसको नाम क्या देते हैं? CFAC नाम देते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगा, उसकी वैल्यू रखनी होगी। इसके बाद यहां पे आ जाओ, आई बारिश शनि क्लास से फरार, ओ बैल पानी में ना जा, इडियट अमन इंग्लैंड सेना को चला। और दूसरी यहां पे केस आएगी अगर परपेंडिकुलर लिगेंड को आप शॉर्ट कर देते हो, विच डज नॉट अंडरगोज जॉन टेलर इफेक्ट। हेलो डियर स्टूडेंट, क्या हालचाल? आई होप आप सब बहुत बेहतर होंगे। बच्चों, हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंतर्गत टोटल 5 लेक्चर को कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर पे मैंने आपको पढ़ा दिया था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी थी। जो बच्चे लास्ट लेक्चर को नहीं देखे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वो सबसे पहले लास्ट लेक्चर को कवर करें, उसके बाद ही आज के लेक्चर को आप देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट थ्योरी का नाम है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इस थ्योरी में डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग पढ़ेंगे ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री पर, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री पर और स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री पर, और साथ साथ कुछ और पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो बिना देर किए हुए लेक्चर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम लोग समझते हैं इस थ्योरी की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। देखो बच्चों, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कुछ ड्रॉबैक आपको मिले थे। जैसे मैंने आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे बता दिया था कि जिस डी ऑर्बिटल्स पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नजर आएगा वो बेसिकली कलर हो जाएंगे, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में नहीं दिया था मैंने। इसकी एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में, किस तरीके से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने से डी ऑर्बिटल में ट्रांजिशन होता है और कलर की फॉर्मेशन होती है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का जो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो द मेन पॉइंट ऑफ दिस थ्योरी, सबसे पहला पॉइंट कहता है इसमें जो मेटल और लिगेंड कॉम्प्लेक्स में मौजूद होते हैं ना बच्चों, उसे पॉइंट चार्ज के रूप में सोच के चलना है। किस फॉर्म में? पॉइंट चार्ज के फॉर्म में आपको सोच के चलना है। ठीक, सबसे पहला पॉइंट यही कहता है मेटल एंड लिगेंड, मेटल एंड ligands are considered as pure point charge, यानी मेटल और लिगेंड को आपको कैसा सोच के चलना है? प्योर पॉइंट चार्ज की तरह सोच के चलना है। सेकेंड पॉइंट इस थ्योरी का कहता है कि अगर ये प्योर पॉइंट चार्ज है मेटल और लिगेंड, तो इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और उस फोर्स का नाम दिया जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये सेकेंड पॉइंट कहता है। तो लिख सकते हैं हम लोग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन metal and ligands are electrostatic in nature, ठीक। इसके बाद थर्ड पॉइंट क्या कहता है? अब देखो, मेटल और लिगेंड दोनों ही आपके पॉइंट चार्ज हैं, तो जाहिर सी बात है इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर आयोनिक फोर्स नजर आएगा, और जहां पर आयोनिक फोर्स नजर आते हैं उस टाइप के बॉन्ड को हम लोग आयोनिक बॉन्ड के नाम से जानते हैं। तो यहां पे एक पॉइंट और लिखा जा सकता है, द बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन मेटल एंड ligands are 100% ionic। आपको कैसा सोच के चलना है? आयोनिक सोच के चलना है। ये 3 पॉइंट तो आपको समझ में आ गई होगी। क्या क्या पॉइंट था?
हमें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर में मेटल और लिगेंड को एज अ पॉइंट चार्ज कंसीडर करना है। अब अगर पॉइंट चार्ज है तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर आयोनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा, और जहां पर आयोनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं उस जगह पर जो बॉन्ड बनती है उस बॉन्ड को हम लोग क्या नाम देते हैं? आयोनिक बॉन्ड नाम देते हैं। इसके बाद इस थ्योरी का फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि अगर मान लो कोई भी आइसोलेटेड गैसियस मेटल है और वहां पे डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, टोटल डी ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? 5 होते हैं। अब इन 5 डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी इक्वल होगी। जब एनर्जी इक्वल होगी तो उस टाइप के डी ऑर्बिटल्स को डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स नाम दिया जाता है। तो अगला पॉइंट नंबर 4 कह रहा है ऑल 5D ऑर्बिटल्स दैट इज कौन कौन से डी ऑर्बिटल्स होते हैं बच्चों? एक तो होता है आपके पास dxy, एक होता है आपके पास dyz, एक होता है dxz, एक होता है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। ये 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक, अब इन पांचों डी ऑर्बिटल्स के पास एनर्जी इक्वल होगा जब वो आइसोलेटेड गैसियस मेटल का होगा। तब वैसे सिचुएशन पे उस ऑर्बिटल्स को नाम क्या देंगे? डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स नाम देंगे। ठीक, ऑल 5D ऑर्बिटल्स दैट इज dxy, dyz, dxz, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर इन आइसोलेटेड गैसियस मेटल, इन आइसोलेटेड gaseous metal are in equal energies called degenerated orbitals. Degenerated orbitals, generated ऑर्बिटल्स नाम याद रखना। ठीक है, जब डी ऑर्बिटल्स या कोई भी ऑर्बिटल्स की एनर्जी अगर आइडेंटिकल या सिमिलर होती है, सेम होती है, तो उस टाइप के ऑर्बिटल्स को हम लोग नाम क्या देते हैं बच्चों? डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स नाम देते हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि अगर कोई लिगेंड अप्रोच करता है तो ये जो डी ऑर्बिटल्स है ना, टोटल 5 है ना, ये 2 पार्ट में स्प्लिट कर जाता है। कुछ डी ऑर्बिटल हाई एनर्जी की तरफ चले जाते हैं और कुछ डी ऑर्बिटल लो एनर्जी की तरफ चले जाते हैं। कब? जब कोई लिगेंड अप्रोच करता है तब। लेकिन जब आइसोलेटेड गैसियस मेटल की बात होगी या फिर जब कोई लिगेंड अप्रोच नहीं कर रहा होगा तब सारे डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होगी? इक्वल होगी। लेकिन जैसे कोई लिगेंड अप्रोच किया उस मेटल के चारों तरफ, तुरंत वो 2 पार्ट में स्प्लिट करेगा। कुछ डी ऑर्बिटल हाई एनर्जी की तरफ चले जाएंगे और कुछ डी ऑर्बिटल आपका लो एनर्जी की तरफ चला जाएगा। तो यहां पे एक पॉइंट मैं लिख देता हूं, when ligands approach then degenerated orbitals splits into 2 sets of energies. ठीक, कुछ हो जाएंगे आपके पास हाई एनर्जी सेट। अब ये अलग अलग हो सकता है ना, वो डिपेंड करेगा आपका ज्योमेट्री के ऊपर। ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे हैं या टेट्राहेड्रल की बात कर रहे हैं या स्क्वायर प्लेनर की बात कर रहे हैं ना, उसके ऊपर आपका डी ऑर्बिटल डिसाइड होगा कि किसकी एनर्जी ज्यादा होगी और किसकी एनर्जी कम होगी। इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, कुछ होंगे हाई एनर्जी सेट और कुछ होंगे आपके पास लो एनर्जी सेट। ठीक, इसके बाद अगर आगे बात करते हैं तो एक और पॉइंट कहता है यहां पे कि ये जो आपका स्प्लिटिंग होगी ना बच्चों, स्प्लिटिंग मोस्टली डिपेंड करेगा ज्योमेट्री के ऊपर।
ज्योमेट्री अगर चेंज करोगे तो स्प्लिटिंग का पैटर्न भी क्या होगा, चेंज होगा। और दूसरा लिगेंड के बेसिक नेचर के ऊपर, है ना, लिगेंड की बेसिक नेचर भी चेंज होगी तो ये स्प्लिटिंग क्या होगी आपकी, चेंज होती नजर आएगी। तो यहां पर नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 में लिख रहा हूं, द पैटर्न ऑफ स्प्लिटिंग, द पैटर्न ऑफ स्प्लिटिंग मोस्टली डिपेंड्स ऑन, मोस्टली डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ क्रिस्टल फील्ड, नेचर ऑफ क्रिस्टल फील्ड, या फिर आप इसको ज्योमेट्री भी कह सकते हैं, ज्योमेट्री एंड बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड, स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड। ठीक है, तो ये हमारे पास क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का टोटल 6 पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक, अब हम लोग अलग अलग पैटर्न पे देखेंगे। ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल लेके देखेंगे तब चेक करेंगे, टेट्राहेड्रल लेके देखेंगे तब चेक करेंगे, और स्क्वायर प्लेनर भी देखेंगे, उसमें भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, फिलहाल आप इस पॉइंट को फटाफट लिख लो, उसके बाद डिस्कस करते हैं स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग डिस्कस करना है स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, जो डी ऑर्बिटल्स स्प्लिट करने वाला है उससे हम लोग बात करेंगे ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री पे। आपको कैसे सोचना है जरा ध्यान से देखना। यहां पे मैं मानता हूं कुछ, लेट अस टेक एम इज अ सेंट्रल मेटल एटम, एम क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है, एंड L are the ligands at the corner of the octahedron, corner of the octahedron। ठीक, आपको क्या करना है कि सबसे पहले ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनानी है। जैसे मान लेते हैं इस टाइप का ऑक्टाहेड्रल मैं आपको दिखा देता हूं समझने के लिए, है ना। ये हो गया आपके पास। ठीक, अब कैसे ऑक्टाहेड्रल बनाना है देखना ध्यान से। सेंटर पे बच्चों मैं रख देता हूं मेटल, दैट इज एम, ये सेंट्रल मेटल एटम हो गया, और यहां पे मैं एक लिगेंड रख रहा हूं, यहां पे भी लिगेंड रख रहा हूं, यहां पे भी मैं लिगेंड रख रहा हूं। अब ध्यान से देखना तो मैटर अच्छे समझ में आएगा। यहां पर भी लिगेंड रख रहा हूं, यहां पर भी लिगेंड है, और यहां पर भी बच्चों लिगेंड है। ठीक है, अब हर एक लाइन को मैं एक दूसरे के साथ मिला देता हूं। किसको किसके साथ, ये मिला दिया मैं इसके साथ, फिर इसको मिला दिया इसके साथ, इसको मिला देते हैं इसके साथ, इसको मिला दिया मैं इसके साथ, इसको मिला देते हैं इसके साथ, इसको मिला देते हैं इसके साथ। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, इसको मैं मर्ज कर रहा हूं इसके साथ, ये हो गया इसके साथ। ठीक है, और इस लिगेंड को इसके साथ और इस लिगेंड को इसके साथ। तो ये जो आपके पास डायग्राम दिख रहा है दिस इज ऑक्टाहेड्रल। क्या दिख रहा है, ऑक्टाहेड्रल। तो देखो यहां पे सेंटर पे मेटल प्रेजेंट है, और ऑक्टाहेड्रल डायग्राम के कॉर्नर पर क्या प्रेजेंट है, आपका लिगेंड प्रेजेंट है। ठीक, अब यहां पर ध्यान देना जरा। अब इस मेटल के पास टोटल 5d ऑर्बिटल्स है, dxy, dyz, dxz, dx² माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, यही है। अगर मैं बात करता हूं all 5d orbitals, all 5d orbitals that is
dxy dyz dxz dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर इन इक्वल एनर्जी, इन इक्वल एनर्जीज, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स बोलते हैं, डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स। ठीक है, अगर मैं इन पांचों डी ऑर्बिटल्स का डायग्राम बनाऊं, जैसे अगर मैं दिखा दूं एक्स वाई, तो डी ऑर्बिटल कैसा होगा, ऐसा होगा, दिस इज अ डी एक्स वाई, है ना। इसके बाद बात करते हैं डी वाई जेड की, ये वाई ले लेते हैं और ये जेड ले लेते हैं, तो यहां पर एक लोब और यहां पर एक लोब, ये क्या हो जाएगा, डी वाई जेड हो जाएगा। फिर अगर एक्स जेड की बात करते हैं, एक्स और ये हो गया जेड, ऐसा होगा, दिस इज डी एक्स जेड। और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैसा होगा, अलोंग द एक्सिस होंगे ना, कुछ ऐसा, ये एक्स हो गया और ये हो गया बच्चों वाई, ऐसा लेके चलते हैं, ऐसा होता है, मतलब इसमें 45 डिग्री एंगल रोटेट कर देना है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, और एक हो जाएगा आपके पास डी जेड स्क्वायर, तो डी जेड स्क्वायर ऐसा होता है, ये होता है आपके पास डी जेड स्क्वायर। क्लियर। अब ये पांचों जो डी ऑर्बिटल्स है ना, वो किसका है, इस मेटल का है। आप एक काम करो, जरा ध्यान से हम देखते चलना तो मैटर बहुत अच्छे से समझ में आएगा बच्चों। इसको मैं दो पार्ट में तोड़ के चलता हूं, ध्यान से देखना और समझना बात को। ठीक है, तो एक मैं ऐसा दिखा देता हूं, ऐसा, और दूसरा मैं दिखा देता हूं ऐसा। लिगेंड कहां कहां प्रेजेंट है बच्चों, देखो तो हर एक कॉर्नर पर, मान लो यहां पर लिगेंड है, फर्स्ट लिगेंड, ये हो गया सेकेंड लिगेंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ, ये हो गया फिफ्थ, और ये हो गया सिक्स। लिगेंड यहां पर मौजूद है। यहां भी आप लिगेंड दिखाओ तो हर एक कॉर्नर पर लिगेंड प्रेजेंट होगा, हर एक कॉर्नर पर लिगेंड प्रेजेंट होगा, ऐसे दिखा दो आप। ठीक है, अब आप ध्यान से देखना, एक तरफ मैं आपको सोचने बोलता हूं डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, और दूसरी तरफ मैं सोचने बोलूंगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। क्यों ऐसा किया, क्योंकि इन तीनों में अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो डायग्राम बिल्कुल सिमिलर है, या सेम ही कह सकते हो, है ना। यहां पे जो लोब है वो दो एक्सिस के बीच में, यहां पर भी जो दो लोब है वो एक्सिस के बीच में, यहां पर भी जो लोब है वो दो एक्सिस के बीच में। लेकिन इस वाले केस में जो लोब है वो अलोंग द एक्सिस है, ठीक ऊपर, यहां पर भी वही सीन है। ठीक है, इसलिए इन दोनों को मैं अलग सोचने बोल दिया आपको, और इन तीनों को मैं अलग सोचने बोल दिया आपको, इस तरीके से। ठीक है, अब जरा खुद सोच करके देखना, अगर मैं ऐसा कह रहा हूं डी एक्स वाई वाला केस है, तो लोब कैसा प्लेस होगा, ऐसा प्लेस होगा। ठीक, और यहां पे कैसा प्लेस होगा, ऐसा होगा। तो आप खुद सोच करके देखना, यहां पर दो लिगेंड के बीच में लोब आ रहा है, और यहां पर जो लोब है ना वो लिगेंड के ठीक नजदीक आ रहा है, ऐसे हेड टू हेड कोलिजन कह रहे हो। ठीक है, तो जो डी ऑर्बिटल लिगेंड के डायरेक्शन में है वहां पर रिपल्शन ज्यादा होगी, और रिपल्शन ज्यादा होगी तो एनर्जी बढ़ जाएगी वहां पे। लेकिन यहां पे जो लोब लिगेंड के डायरेक्शन पे नहीं है, वैसे सिचुएशन पे रिपल्शन थोड़ा सा कम होगा, एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फिर से सुनना, इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो डी ऑर्बिटल का लोब लिगेंड के डायरेक्शन पर है, रिपल्शन ज्यादा होगा वहां पे,
अब रिपल्शन ज्यादा होगा तो एनर्जी बढ़ेगी। और जो लोग लिगेंड के डायरेक्शन पर नहीं है, ये बिटवीन द एक्सिस है ना, डायरेक्शन तो लिगेंड का ये वाला है या ये वाला है, तो बिटवीन द एक्सिस है, मतलब लिगेंड के डायरेक्शन पर नहीं है, तो वैसे सिचुएशन पर रिपल्शन कम होगी और एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक, तो जो हाई एनर्जी वाला होता है उसको Eg ऑर्बिटल बोलते हैं, और जो लो एनर्जी वाला होता है उसको T2G ऑर्बिटल बोलते हैं। ठीक है, कुछ पॉइंट मैं लिख रहा हूं यहां पे, ध्यान से देखना। dxy, dyz, dxz line between the axis of the ligand, axis of the ligands, which suffer less repulsion, hence less energy, called T2G orbitals, ठीक। तो लो एनर्जी कौन होगा बच्चों, ये वाला होगा, और हाई एनर्जी कौन सा होगा, ये वाला, क्योंकि यहां पर रिपल्शन ज्यादा होगी। यहां पे एक पॉइंट और लिख देता हूं मैं, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर laying in the axis of the ligand, in the direction of the ligand, direction of the ligands, which suffer more repulsion, hence high energy, called Eg orbitals। क्या नाम देंगे इसको, Eg ऑर्बिटल। ठीक, मतलब दो पार्ट में आपका टूट रहा है, देख रहे हो, कुछ हाई एनर्जी पे जा रहे हैं तो कुछ आपके लो एनर्जी पे जा रहे हैं। ठीक है, क्यों, रिपल्शन की वजह से। क्लियर है, इसको फटाफट कॉपी करो, यहां पे एक डायग्राम बनेगा, उस डायग्राम को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर मैं बात करता हूं सबसे पहले 5 डी ऑर्बिटल्स। ध्यान से देखना डायग्राम, एक है आपके पास dxy, एक है आपके पास dyz, एक है आपके पास dxz, एक है आपके पास dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक है आपके पास dz स्क्वायर। अभी सारे डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या है, इक्वल है, तो वैसे सिचुएशन पे नाम क्या देंगे, डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स नाम देंगे, डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स। ठीक, इसको थोड़ा मैं स्फेरिकल फील्ड पर लेके जाता हूं। ये भी है आपके पास dxy, dyz, dxz, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये हो गया dz स्क्वायर। पर ध्यान देना ये स्फेरिकल फील्ड पर है, इन स्फेरिकल फील्ड। ठीक है, मतलब स्फेरिकल फील्ड की जो एनर्जी होगी नॉर्मल से थोड़ी क्या होगी, आपकी ज्यादा होगी। इसके बाद जैसे कोई लिगेंड अप्रोच करता है, ये दो पार्ट में स्प्लिट करेगा बच्चों, कुछ चले जाएंगे हाई एनर्जी पे और कुछ चले जाएंगे लो एनर्जी पे। लो एनर्जी पे कौन गया था, याद करो, dxy, dyz और dxz। अभी मैं बोला था जस्ट रिपल्शन कम होती है, दिखा देता हूं मैं फिर भी एक बार। देखो, इस वाले केस में रिपल्शन कम होगी तो एनर्जी क्या होगा आपका, कम, और इस वाले केस में रिपल्शन ज्यादा होगी तो एनर्जी क्या हो जाएगा, ज्यादा। मतलब जो लो एनर्जी तक जाएगा, एक होगा dxy, दूसरा dyz और तीसरा dxz, dxy, dyz एंड dxz।
इन तीनों ऑर्बिटल्स को नाम क्या देते हैं बच्चों? तो T2G ऑर्बिटल्स नाम देते हैं। ठीक, और जो हाई एनर्जी पर गया वो दो होगा, एक होगा आपके पास dx² माइनस y² और एक होगा dz²। इसे क्या नाम देंगे? EG ऑर्बिटल्स नाम देंगे। तो देखो, जैसे लिगेंड अप्रोच करता है ये दो पार्ट में स्प्लिट कर गया, कुछ लो एनर्जी पर और कुछ हाई एनर्जी पे। ठीक है, याद रखना ऑक्टाहेड्रल पर लो एनर्जी किसकी मिलेगी? dxy, dyz और dxz की। और हाई एनर्जी किसकी मिलेगी? dx² माइनस y² एंड dz²। ये कहां की बात कर रही है बाबू? ये बात हो रही है इन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, इन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक, यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना होगा। देखो, ये जो लाइन है ना, ये वाला, इस लाइन से अगर सीधा लाइन आप कंसीडर कर लेते हो ऐसे, तो इस लाइन को हम लोग कहते हैं बच्चों बैरी सेंटर। क्या बोलते हैं? बैरी सेंटर बोलते हैं, बैरी सेंटर। ठीक, इस लाइन से ऊपर हाई एनर्जी है और इस लाइन से नीचे लो एनर्जी है। कितना लो एनर्जी है? तो लो एनर्जी यहां पर होता है -0.4 डेल्टा O और हाई एनर्जी कितनी है? +0.6 डेल्टा O। और जो हाई एनर्जी और लो एनर्जी के बीच का डिफरेंस होगा ना, देखो ये वाला, यहां से लेकर के यहां तक जो डिफरेंस आपको नजर आएगा, इस डिफरेंस को हम लोग कहते हैं CFAC, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। वो आगे मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? CFSE बोलते हैं। और इसे दिखाते हैं बच्चों डेल्टा के साथ, इसके साथ डेल्टा के साथ। अब अगर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री की बात हो रही है तो डेल्टा के नीचे 0 लगाना पड़ेगा, जैसे O ऑक्टाहेड्रल, और अगर T लिखा होगा जैसे टेट्राहेड्रल। ठीक है ना? तो डिफरेंस ऑफ हाई एनर्जी एंड लो एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? CFAC, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है, तो इस तरीके से ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री पे स्प्लिटिंग आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इसको फटाफट कॉपी करें। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री पे d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग कैसे होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ऑक्टाहेड्रल देख चुके हैं कैसे हुआ स्प्लिटिंग, अब टेट्राहेड्रल की बारी है। टेट्राहेड्रल में हम लोग मानते हैं पहले, लेट अस कंसीडर M is a central metal atom and L are the ligands at the alternative corner of the cube। इसे हम लोग क्यूब में सोच के चलेंगे। ठीक है, कहां पे? क्यूब में। कैसे? जैसे अगर मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक क्यूब है, ये आपके पास एक क्यूब हो गया। सेंटर में बच्चों हम लोग मेटल को रख देते हैं, दिस इज सेंट्रल मेटल एटम। और सारे एक्सिस को मैं ड्रॉ कर देता हूं यहां पे। ये हो गया y, ये हो गया आपकी x और ये हो गई आपके पास z, ऐसा। ठीक है, अब लिगेंट मैं कहां कहां रख रहा हूं ध्यान से देखना। एक लिगेंट मैं रख रहा हूं यहां पर, एक लिगेंट मैं रख रहा हूं यहां पर, एक लिगेंट यहां पर और एक लिगेंट यहां पर। अब इन सबको मिला के देखोगे तो एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री नजर आएगी आपको। मिला के चाहो तो आप देख सकते हो। मैं इसको मिला देता हूं इसके साथ, इसको मिला देता हूं इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। ठीक है, और इसको भी आपको मिलाना पड़ेगा इसके साथ। ठीक है, तो खिचबिच दिख रहा होगा लेकिन आप समझना रेड जो मैं दिखा रहा हूं कैसे कैसे हो रहा है। येलो वाले आपको एक्सिस के रूप में दिखा रहा हूं और व्हाइट तो आप देख ही रहे हो क्यूब की तरह है ना।
अब देखना जरा ध्यान से, जहां जहां पर कॉर्नर है, देखो यहां पे लिगेंड है, यहां पर लिगेंड है टेट्राहेड्रल के लिए, यहां पर भी लिगेंड है और यहां पर भी लिगेंड है। ठीक है, नाउ अगेन आप डी ऑर्बिटल्स के बारे में बात करो। यहां पे लिख रहा हूं एक पॉइंट, ऑल 5d orbitals, that is dxy, dyz, dxz, dx square minus y square and dz square in equal energies, called degenerated orbitals. Degenerated orbitals. मैं एक बार फिर से सारे डी ऑर्बिटल्स का डायग्राम दिखा दे रहा हूं। जैसे एक तो था आपके पास ऐसा एक्स वाई, इसको आप नाम क्या देते हो, डी एक्स वाई, है ना। फिर एक मैं ले लेता हूं यहां पे वाई और जेड, एक्सिस को चेंज कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है, तो ये हो जाएगा डी वाई जेड। फिर इस बार एक्सिस को एक्स और जेड कर देता हूं, ये एक्स हो गया, ये जेड हो गया, तो ये क्या होगा, डी एक्स जेड हो जाएगा। फिर एक हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ऐसा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक हो जाएगा आपके पास डी जेड स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। अगेन मैं इन तीन को एक सेट पे रखूंगा और इन तीन को एक सेट पे रखूंगा, ठीक है। अब जरा सोच के देखो, इसको अगेन हम लोग दो पार्ट में सोच रहे हैं, दो पार्ट में सोच रहे हैं, कैसे कैसे देखना ध्यान से। एक तो लिगेंड है बच्चों यहां पर इस जगह पे, ठीक है, एक लिगेंड है बच्चों यहां पर, एक लिगेंड है आपके पास यहां पर, और एक लिगेंड आप सोच के चल रहे हो यहां पर, इंडिकेट कर लेना यहां पे, ठीक है, इसी को यहां पे सोच के चलना। फिर यहां पे भी वही सेम चीज को दोहरा ले रहे हैं, एक लिगेंड कर दिया यहां पर, एक लिगेंड हो गया यहां पर, ठीक है, एक लिगेंड हो गया यहां पर और एक लिगेंड हो गया यहां पर, इंडिकेट कर दे रहे हैं। अब क्या करो कि एक सेट पर आप सोचो डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड, इसको सोचो, और दूसरी तरफ सोचो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। सोच सकते हैं, सोच के देखें जरा। सबसे पहले इन तीनों की बात करते हैं, तो लोब कैसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा, और अगर इसकी बात करते हैं तो लोब कुछ ऐसा मिलेगा, मिलेगा। तो आप जरा ध्यान से देखना, इन तीनों के केस में जो डी ऑर्बिटल की लोब है वो लिगेंड के डायरेक्शन पे आ रही है और इस पे लिगेंड के डायरेक्शन पे नहीं आ रही है, मतलब इस वाले केस में ज्यादा रिपल्शन होगी तो इस वाले केस में एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक। और इसमें लिगेंड के बीच में लोब निकल रहा है, तो ऐसे सिचुएशन पे रिपल्शन क्या होगी, कम होगी, और रिपल्शन कम होगी तो एनर्जी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऑक्टाहेड्रल में केस उल्टा था, ऑक्टाहेड्रल में ये वाला पार्ट हाई एनर्जी पर थे और ये वाला पार्ट आपका लो एनर्जी पर था, लेकिन टेट्राहेड्रल में थोड़ा सा क्या है, रिवर्स है, जो उसका हाई एनर्जी है इसका लो एनर्जी है, और जो उसका लो एनर्जी है इसका क्या होगा, हाई एनर्जी होगा। यहां पे एक पॉइंट में लिख रहा हूं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड lying in the direction of the ligand, direction of the ligands, and which suffer more repulsion
हेंस हाई एनर्जी, हेंस हाई एनर्जी। ठीक, इसके बाद ये वाले क्या हो गया, हो जाएंगे आपके पास लो एनर्जी। यहां पे लिख सकते हैं हम लोग डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर लाइन बिटवीन द एक्सिस ऑफ लिगेंड, बिटवीन द एक्सिस ऑफ लिगेंड्स which suffer less repulsion, hence less energy, less energy। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारे पास टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री पर स्प्लिटिंग होती है। ध्यान से देख लेना अच्छे से, जो ऑक्टाहेड्रल की हाई एनर्जी थी इसकी लो एनर्जी हो जाएगी, और जो उसकी लो एनर्जी थी इसकी हाई एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, फटाफट इसको जरा कॉपी करो, फिर इसकी भी हम लोग स्प्लिटिंग की डायग्राम देखते हैं। ठीक है, चलो बच्चों, इसमें भी अगर हम लोग स्प्लिटिंग डायग्राम देखते हैं तो सबसे पहले आप बना लो 5d ऑर्बिटल्स। एक हो गया dxy, एक हो जाएंगे dyz, एक हो जाएंगे dxz, एक हो जाएंगे dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक हो जाएंगे dz स्क्वायर। अब इस सारे की एनर्जी इक्वल है, तो आप इसे क्या नाम दोगे, डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स, डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स, क्योंकि एनर्जी सबकी क्या है, सेम है। नाउ इसे आप स्फेरिकल फील्ड पर ले आओ, स्फेरिकल फील्ड पर ले आओ। ये क्या है, dxy, ये हो गया dyz, ये हो गया dxz, ये हो गया dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा dz स्क्वायर। किस फील्ड की बात होगी, स्फेरिकल फील्ड की, इन स्फेरिकल फील्ड। ठीक है, इसके बाद जैसे लिगेंड अप्रोच करेगा, दो पार्ट पे डी ऑर्बिटल स्प्लिट कर जाएंगे, कुछ हाई एनर्जी पे और कुछ लो एनर्जी पे। तो इस बार हाई कौन जाने वाला है, dxy, dyz और dxz, और लो कौन जाने वाला है, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। ठीक है, हाई पर गया एक xy, एक हो गया आपके पास yz, और एक हो गया dxz। दिस इज अ T2g, T2g इस बार ऊपर चला गया है ना, और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर इस बार कहां चला गया, नीचे चला गया। मतलब इसकी लो एनर्जी हो गई, इसकी हाई एनर्जी हो गई। नाउ एक पॉइंट में बोला कि इस पॉइंट से अगर आप सीधा लाइन लेकर के चलते हो ऐसे, है ना, तो इस लाइन को नाम दिया जाता है बैरी सेंटर। क्या नाम दे रहे हैं हम लोग, बैरी सेंटर। मतलब इस लाइन से ऊपर हाई एनर्जी है और इस लाइन से नीचे लो एनर्जी है। तो हाई एनर्जी यहां पे कितना जाएगा, ये जाएगा बच्चों प्लस 0.4 डेल्टा टी, टी मतलब टेट्राहेड्रल है ना, और डिक्रीज कितना हो रहा होगा, माइनस 0.6 डेल्टा टी। और हाई एनर्जी और लो एनर्जी का जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को नाम क्या देते हैं, CFAC नाम देते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसे हम दिखाएंगे डेल्टा के साथ, और टेट्राहेड्रल का ये CFAC है, तो यहां पे T लगा दो, इसको हम क्या बोलेंगे, डेल्टा T, दैट इज CFAC फॉर टेट्राहेड्रल। ये जो डायग्राम दिख रहा है, ये किसके लिए बात हो रही है, टेट्राहेड्रल के लिए बात हो रही है। अब ध्यान से देखना, इसका ऑक्टाहेड्रल में लो एनर्जी था और इसका ऑक्टाहेड्रल पे हाई एनर्जी था, यानी ऑक्टाहेड्रल से इसका डायग्राम ठीक रिवर्स है। ठीक है, तो ये जो फिगर है, फिगर फॉर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कर सकते हैं। फटाफट इसको कॉपी करो, उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री पर। ठीक है।
चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग डिस्कस करेंगे स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। देखो डी ऑर्बिटल्स कि अगर आप स्प्लिटिंग बात करते हो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री की, तो ये हम लोग ड्राइव करते हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री से। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में सिर्फ एक काम करना है कि जेड एक्सिस की जो लिगेंड है ना, उसको रिमूव करना चालू करना है। जैसे से आप रिमूव करोगे तो आपका वो स्क्वायर प्लेनर में कन्वर्ट होता चला जाएगा। ठीक, यहां पे कुछ पॉइंट मैं लिख रहा हूं, समझना जरा ध्यान से। स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, are derived from octahedral geometry by removing of z-axis ligand। ठीक, आपको पता भी है कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कुछ ऐसा होता है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, है ना। और ये मान लेते हैं जेड एक्सिस। तो इस जेड एक्सिस के लिगेंड को अगर उड़ाना चालू कर दोगे तो आपको स्क्वायर प्लेनर नजर आने लगेगा। यानी कि आप स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में स्प्लिटिंग आप निकाल सकते हैं बाय रिमूविंग ऑफ जेड एक्सिस लिगेंड इन ऑक्टाहेड्रल। अब जैसे जैसे आप जेड एक्सिस लिगेंड को ऑक्टाहेड्रल से रिमूव करोगे तो क्या क्या चीजें होंगी। सबसे पहला, जेड एक्सिस लिगेंड रिमूव्ड। अगर आप जेड एक्सिस लिगेंड को रिमूव कर देते हो तो सबसे पहला चीज आपको देखने को मिलेगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी एक्स वाई पर। ये दोनों पे पहली प्रॉब्लम आएगी। अब चूंकि z को अगर आप दूर करना चालू करोगे तो x और y एक्सिस की जो लोब है वो आपका लिगेंड के नजदीक आने लगेगा, यानी रिपल्शन ज्यादा हो जाएगी और एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर कम क्लोजर टू द ligands which suffer more repulsion, hence high energy। ठीक, यानी कि जेड एक्सिस लिगेंड को अगर आप रिमूव करते हो ना तो एक्स और वाई का जो डी ऑर्बिटल्स है वो लिगेंड के नजदीक चला जाएगा, और लिगेंड के नजदीक जाते ही वहां रिपल्शन ज्यादा होगी और एनर्जी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ डी एक्स जेड, डी वाई जेड एंड डी जेड स्क्वायर away from the ligands, ये लिगेंड से थोड़ा सा दूर रह जाएगा। which suffer less repulsion hence less energy। ठीक, तो ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। पहले आप इसको फटाफट कॉपी करो, फिर इसके माध्यम से डायग्राम दिखा देते हैं तो मैटर बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो बच्चों, तो अगर आप डायग्राम को देखें, सबसे पहले ऑक्टाहेड्रल का डायग्राम मैं दिखाऊं तो एक था आपके पास डी एक्स वाई, एक था डी वाई जेड, एक था डी एक्स जेड, एक था डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक था आपके पास डी जेड स्क्वायर। ये क्या था, डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स थे।
डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स थे। इसके बाद हम लोग इसे स्फेरिकल फील्ड पे लेके गए थे। इन स्फेरिकल फील्ड, इन स्फेरिकल फील्ड, ठीक है। इसके बाद ऑक्टाहेड्रल में दो पार्ट में स्प्लिट किया था। हाई एनर्जी पे कौन गए थे? dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, और लो एनर्जी पे था dxy dyz एंड dxz, dxy dyz एंड dxz, और हाई एनर्जी पर dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और दूसरा था dz स्क्वायर। दिस इज eg ऑर्बिटल एंड दिस इज अ t2g ऑर्बिटल, ठीक। अब z एक्सिस लिगेंड को थोड़ा सा मैं रिमूव करना चालू कर रहा हूं, तो z एक्सिस को जैसे रिमूव करोगे ना, x और y एक्सिस के लो लिगेंड के नजदीक चली जाएगी, रिपल्शन ज्यादा हो जाएगा, एनर्जी बढ़ जाएगी। मतलब इसमें भी हाई एनर्जी किसकी होगी? dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की, और लो एनर्जी किसकी होगी? तो dz स्क्वायर की। z वाली की एनर्जी कम, x और y वाले की एनर्जी ज्यादा, क्योंकि लिगेंड के नजदीक जा चुका है, वो रिपल्शन ज्यादा हो गए। इस वाले केस में भी देखो, जहां पर x y वाला है उसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी और z वाले की एनर्जी थोड़ी सी कम हो जाएगी। मतलब इसका एनर्जी आप ले सकते हो यहां पर, दिस इज अ dxy, देखो एनर्जी ज्यादा, और दो की एनर्जी क्या हो जाएगी? कम। एक होगा dyz और एक होगा dxz, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से स्क्वायर प्लेनर पर स्प्लिटिंग आपको देखने को मिलती है। यह फिगर किसका है? इन स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। आई थिंक डी ऑर्बिटल कैसे स्प्लिट करता है ये आपको समझ में आ चुका होगा, ऑक्टाहेड्रल के माध्यम से भी, टेट्राहेड्रल के माध्यम से भी, और स्क्वायर प्लेनर के माध्यम से भी, ठीक है। फटाफट इसको कॉपी करो, उसके बाद फिर हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं, ठीक है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, दैट इज CFAC। CFAC को हम लोग एक तरफ टेट्राहेड्रल के लिए देखेंगे, टेट्राहेड्रल के लिए देखेंगे, और दूसरी तरफ ऑक्टाहेड्रल के लिए देखेंगे, ऑक्टाहेड्रल के लिए देखेंगे, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स की, ये है आपके पास dxy, ये है आपके पास dyz, ये है आपके पास dxz, ये है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये है आपका dz स्क्वायर। दिस इज डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स, डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स, सही है। अब ऑक्टाहेड्रल की बात आप करते हो, तो हाई एनर्जी किसकी होती है बच्चों? dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, और लो एनर्जी किसकी होती है? xy की, yz की और xz की, dxy की, dyz की और dxz की, ठीक है। यहां पर होगा dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक होगा dz स्क्वायर। टेट्राहेड्रल केस में क्या होता है? ये पार्ट रिवर्स हो जाते हैं, ये पार्ट रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। ये पार्ट रिवर्स हो जाएगा, मतलब जो इसका हाई एनर्जी है वो इसका लो एनर्जी हो जाएगा, ऐसा। दिस इज dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, और जो इसका लो एनर्जी है वो इसका क्या होगा? हाई एनर्जी होगा। dxy, dyz और dxz, ध्यान से देखते चलना बस, ठीक है। पहला डिफरेंस समझ में आ गया। जो इसका हाई एनर्जी था टेट्राहेड्रल का लो एनर्जी होगा, जो इसका लो एनर्जी था वो टेट्राहेड्रल का हाई एनर्जी होगा, ठीक है। इसे आप क्या बोलते थे? ये था आपके पास डेल्टा O, मतलब CFAC फॉर ऑक्टाहेड्रल, और ये क्या था?
दिस इज अ CFAC4 टेट्राहेड्रल। ठीक, आप एक चीज नोटिस किए, टेट्राहेड्रल की CFAC छोटी होगी इन कंपेरिजन टू ऑक्टाहेड्रल, मतलब ऑक्टाहेड्रल में ये वाला गैप ज्यादा होगा और टेट्राहेड्रल में ये वाला गैप कम होगा। तो CFAC ऑक्टाहेड्रल की ज्यादा है इन कंपेरिजन टू टेट्राहेड्रल। ठीक है, कितना होगा वो भी हम लोग बात करेंगे उसकी। कुछ पॉइंट आप लेके चलो। इस लाइन को अगर यहां से ड्रॉ किया जाए तो इसको आप क्या बोलते थे, बैरी सेंटर। इस लाइन को भी अगर इधर ड्रॉ करें तो इसको भी आप क्या बोलते हो, बैरी सेंटर। ठीक है, दिस इज अ बैरी सेंटर, बैरी सेंटर। ठीक है, ये वाला क्लियर। अब देखो, ये ऊपर की तरफ हाई एनर्जी कितना था, प्लस 0.6 डेल्टा ओ, और नीचे की तरफ लोअर एनर्जी माइनस 0.4 डेल्टा ओ। यहां पे देखो, यहां पर ऊपर की तरफ हाई एनर्जी कितना, प्लस 0.4 डेल्टा टी, और यहां पर नीचे लो एनर्जी माइनस 0.6 डेल्टा टी। टी स्टैंड्स फॉर टेट्राहेड्रल एंड ओ स्टैंड्स फॉर ऑक्टाहेड्रल। ठीक, अब दोनों की CFAC आप पता करो, कैसे निकालते हैं। सबसे पहले अगर मैं दिखाऊं CFAC, ठीक है, तो CFAC कैसे निकालोगे, यहां से चलो। सबसे पहले के चलेंगे 0.6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG ऑर्बिटल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG ऑर्बिटल, जितना इलेक्ट्रॉन होगा उसकी वैल्यू रखनी होगी। इसके बाद यहां पे आ जाओ, माइनस 0.4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G ऑर्बिटल, T2G ऑर्बिटल। और ये ऑक्टाहेड्रल की बात है, लास्ट में PE लिखना होगा। PE बोले तो पेयर्ड एनर्जी, कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है वो आपको दिखाना पड़ेगा। एग्जांपल लेंगे, मैटर अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल की CFAC ऐसे पता करेंगे। टेट्राहेड्रल की CFAC कैसे पता करोगे, CFAC सबसे पहले यहां से बात करते हैं, तो 0.4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G ऑर्बिटल, क्योंकि सर ये T2G ऑर्बिटल है, माइनस 0.6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG ऑर्बिटल। यहां पे डेल्टा टी लिखना पड़ेगा, डेल्टा टी बोले तो टेट्राहेड्रल, प्लस क्या होगी यहां पे पेयर्ड एनर्जी होगी। PE बोले तो पेयर्ड एनर्जी, PE क्या है आपके पास, पेयर्ड एनर्जी है। पेयर्ड एनर्जी, कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है वो आपको दिखाना पड़ेगा। फिर यहां पे डेल्टा O का मतलब क्या है, CFAC4 ऑक्टाहेड्रल, CFAC4 ऑक्टाहेड्रल। और फिर एक था आपके पास डेल्टा टी, डेल्टा टी क्या था, CFAC4 टेट्राहेड्रल, C4 टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो CFAC क्या हुआ, डिफरेंस ऑफ हाई एनर्जी एंड लो एनर्जी डी ऑर्बिटल्स। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो अगर मैं इसको यहां पर डिफाइन कर दूं, यहां पर द एनर्जी डिफरेंस, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन हाई एनर्जी सेट, हाई एनर्जी सेट एंड लो एनर्जी सेट, लो एनर्जी सेट कॉल्ड CFAC, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया था अभी, CFAC किसकी ज्यादा है, ऑक्टाहेड्रल की या टेट्राहेड्रल की। तो आप क्लियर कर देख रहे हैं, ये वाला गैप मैंने कम बनाया है और ये वाला गैप मैंने ज्यादा बनाया है, मतलब ऑक्टाहेड्रल की CFAC ज्यादा है इन कंपेरिजन टू टेट्राहेड्रल। तो यहां पे एक पॉइंट में लिख रहा हूं, CFAC for octahedral are higher value in compared to
इन कंपेयर टू CFAC4 टेट्राहेड्रल वैल्यू, फॉर टेट्राहेड्रल वैल्यू कितना होता है पता है? डेल्टा T इज इक्वल टू लिखते हैं हम लोग 4/9 डेल्टा। इसको याद रखना, डायरेक्ट MCQ में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास CFAC की तमाम बातें हो गई। इसको फटाफट जरा कॉपी करें, इसके बाद फिर हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं। इसका जो एग्जांपल होगा ना वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे कवर करेंगे। ठीक है, CFAC आपका एक दिन में खत्म नहीं होगा, उसके लिए एक और लेक्चर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, फिलहाल आप इसको कॉपी करो। बस यहां पे एक चीज को ध्यान देना, इसकी वैल्यू कैसे निकालनी है, क्या फॉर्मूला हो रहा है, यहां पे क्या फॉर्मूला हो रहा है, कैसे मैं ये फॉर्मूला लिखा हूं, इसको माइंड में बनाना। ठीक है, फिलहाल इसको फटाफट कॉपी करो। ठीक है, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। देखो, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के माध्यम से हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा लिगेंड आपका स्ट्रांग होगा और कौन सा लिगेंड आपका कमजोर होगा। ये बेसिकली डिपेंड करता है CFAC वैल्यू के आधार पे। हर एक लिगेंड की अपनी अपनी CFAC की वैल्यू होती है। अगर CFAC वैल्यू को मद्देनजर रखते हुए लिगेंड्स को अरेंज करना शुरू करें तो हमारे पास एक सीरीज का निर्माण होता है और उसी सीरीज को स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नाम दिया जाता है। जैसे हमने यहां पे कुछ लिगेंड्स अरेंज किए हुए हैं, डिपेंड्स ऑन CFAC वैल्यू। जिसकी CFAC वैल्यू कम है वो सबसे पहले लिखा हूं मैं, और जिसकी CFAC ज्यादा है उसको मैंने बाद में रखा हूं। जैसे I- की CFAC कम थी तो मैंने पहले रख दिया, और कार्बोनाइल की CFAC ज्यादा थी तो मैंने बाद में रख दिया। ठीक, तो लिगेंड्स को CFAC के आधार पे अरेंज करने से एक सीरीज बनता है, उसी सीरीज को स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोला जाता है। यहां पे एक पॉइंट मैं लिख रहा हूं, व्हेन कॉमन लिगेंड्स आर arranged in increasing order of their CFAC value, then the series is obtained called spectrochemical series. ठीक, अब जिसकी CFAC कम होगी ना वो बेसिकली वीक लिगेंड की तरह काम करेगा, और जिसकी CFAC ज्यादा होगी वो आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करेगा। मतलब I- एक प्रकार का वीक लिगेंड है और कार्बोनाइल एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, जिसकी एक्सप्लेनेशन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में नहीं दिया गया था कि कार्बोनाइल आखिर स्ट्रॉन्ग क्यों हुआ। ठीक है, और I-Br- वीक लिगेंड क्यों हुआ। ठीक है, अब इस सीरीज को याद कैसे रखोगे, याद करने का मैं तरीका दिखा देता हूं। I- को मैं कह रहा हूं I, इसको मिला के कह रहा हूं बच्चों बारिश, I बारिश, शनि क्लास से फरार, से यहां पे फॉल्स है ना, क्लास से फरार। I बारिश, शनि क्लास से फरार। ओह ऑक्स बोले तो बैल है ना, ओह बैल पानी में ना जा, पानी में ना जा। इडियट अमन इंग्लैंड सेना को चला, इंग्लैंड सेना को चला। तो जो हिंदी में लिखा हूं वो आपका फॉल्स टर्म है, और जो इंग्लिश में दिखा रहा हूं वो आपके पास क्या है, रेगुलर टर्म है ना।
फॉल्स कौन कौन है यहां पर? एक तो है आपके पास से ये एक प्रकार का फॉल्स है, यहां पर मे आपका फॉल्स है, और यहां पे चला आपका फॉल्स है। पढ़ सकते हैं, आई बारिश सनी क्लास से फरार, ओ बैल, बैल को ऑक्स भी कह सकते हैं, ठीक है, ओ बैल पानी में ना जा, इडियट अमन इंग्लैंड सेना को चला। 2-3 मरतबा पढ़ोगे माइंड में बैठ जाएगा, ठीक है। आई बारिश शनि क्लास से फरार, ओ बैल पानी में ना जा, इडियट अमन इंग्लैंड सेना को चला, ठीक है। CFAC जिसकी कम है वो कौन कौन सा है? I माइनस है, BR माइनस है, S-2 है, SCN माइनस है। इन सब की CFAC कम है, जबकि EDTA, NH3, EN, CN माइनस CU इन सब की CFAC क्या है? ज्यादा है। और आपको याद होगा इन सब को एज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड माना गया था और इन सब को एज अ वीक लिगेंड माना गया था। हाई CFAC कॉल्ड स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स विच आर प्रेजेंट इन राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड कहने का मतलब क्या पता है? इस सीरीज को सीरियल वाइज लिखो, ठीक है। जब सीरियल वाइज लिखोगे तो राइट हैंड साइड में ये वाला मिलेगा, तो ये एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। और लेस CFAC कॉल्ड वीक लिगेंड विच आर प्रेजेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड पे आपको ये वाला नजर आएगा जो एक प्रकार का वीक लिगेंड होगा, ठीक है। तो ये होता है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। फटाफट जरा कॉपी करें, इसके बाद बात करेंगे जॉन टेलर इफेक्ट के बारे में, ठीक है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग को डिस्कस करना है जॉन टेलर इफेक्ट। देखो जॉन टेलर इफेक्ट एक प्रकार का डिस्टॉर्शन है जो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में आपको देखने को मिलेगा। नेट में यहां से सवाल पूछा गया है ना, उसी सवाल को कवर करने के लिए मैं इस टॉपिक को पढ़ा रहा हूं। सबसे पहले जॉन टेलर इफेक्ट कहां पे देखने को मिलेगा? यहां पे पॉइंट में लिख रहा हूं, जॉन टेलर इफेक्ट। जॉन टेलर इफेक्ट, या इसको कभी कभी डिस्टॉर्शन भी कहते हैं ना, डिस्टॉर्शन फाउंड इन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री पे आपको देखने को मिलेगा। अब जॉन टेलर इफेक्ट है क्या? अकॉर्डिंग टू जॉन टेलर इफेक्ट, जॉन टेलर इफेक्ट इन रेगुलर octahedral geometry occur when unsymmetrical configuration in of AG ऑर्बिटल्स। मैटर को हम लोग पूरा डिटेल में समझते हैं इसको, ठीक है। देखो बेसिकली जॉन टेलर इफेक्ट जो है आपका ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री पर मिलेगा, ये पहली चीज आपको याद रखना। और दूसरी चीज, ये एक प्रकार का अनसिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन होगा। कहां पर? EG ऑर्बिटल में, इन ऑफ EG ऑर्बिटल। अभी 2 प्रकार की ऑर्बिटल्स मैं बताया हूं, एक EG ऑर्बिटल और दूसरा T2G ऑर्बिटल्स, ठीक है। अगर मैं रेगुलर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री दिखाऊं तो रेगुलर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ऐसा होता है, ऐसा होता है। यहां पर लिगेंट है, यहां पर लिगेंट है, यहां पर लिगेंट है, यहां पर लिगेंट है, यहां पर लिगेंट है और यहां पर लिगेंट है। दिस इज रेगुलर ऑक्टाहेड्रल, रेगुलर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। अब इसमें 2 पॉसिबिलिटीज मैं लेके चलता हूं। कितने पॉसिबिलिटीज? 2 पॉसिबिलिटीज। क्या होगा अगर परपेंडिकुलर लिगेंड को लंबा कर दें, और क्या होगा अगर परपेंडिकुलर लिगेंड को छोटा कर दें। जॉन टेलर में यही करना है आपको, ठीक है। जो परपेंडिकुलर की लिगेंड है इसको लंबा कर दो, तो अगर लंबा करेंगे तो ऐसा होगा, लंबा करने के बाद ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये लिगेंड, यहां लिगेंड, 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 लिगेंड और लिगेंड।
परपेंडिकुलर लिगेंड जो है, परपेंडिकुलर लिगेंड, परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर लिगेंड जो है इसको हम लोग इलोंगेट किए हैं, इलोंगेट, ठीक है, इसमें परपेंडिकुलर लिगेंड को इलोंगेट किया गया। और दूसरी यहां पे केस आएगी अगर परपेंडिकुलर लिगेंड को आप शॉर्ट कर देते हो, परपेंडिकुलर लिगेंड को आप शॉर्ट कर देते हो, तो यहां पर लिगेंड हो गया, 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 ठीक है। तो यहां पर आपने क्या किया है, परपेंडिकुलर लिगेंड को शॉर्ट कर दिया है, शॉर्ट, बस हो गया अनसिमेट्रिकल। ये सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल कब पता करते हैं, सिमेट्रिकल आप कब कहते हो, सबसे पहला चीज जो है मेटल और लिगेंड का बॉन्ड लेंथ इक्वल होना चाहिए। बॉन्ड लेंथ क्या होना चाहिए बच्चों, इक्वल होना चाहिए, रेगुलर कहने के लिए या सिमेट्रिकल कहने के लिए, ठीक है। दूसरा, मेटल और लिगेंड के बीच हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है दैट मींस वो रेगुलर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है या फिर सिमेट्रिकल ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। अगर इनमें से किसी एक को भी डिस्टर्ब किए तो वो सिमेट्रिकल से क्या बन जाएगा, अनसिमेट्रिकल बन जाएगा। और अनसिमेट्रिकल का केस ही आपका जॉन टेलर इफेक्ट में कंसीडर होता है, ठीक है। अब देखना ध्यान से, तो यहां पे बॉन्ड लेंथ तो मैंने बढ़ा दिया परपेंडिकुलर लिगेंड वाला, ये भी कंसीडर होगा अनसिमेट्रिकल पर। यहां पे शॉर्ट कर दिए तो ये भी आपका कंसीडर होगा अनसिमेट्रिकल पर, ठीक। अब यहां पे इलेक्ट्रॉन फिल रेगुलर ऑक्टाहेड्रल पर या फिर आप लिख सकते हो नॉर्मल ऑक्टाहेड्रल पर, नॉर्मल ऑक्टाहेड्रल पर, हेड्रल कॉन्फ़िगरेशन पर कब कब स्टेबिलिटी मिलती है, आपको याद होगा जब फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है तब जाके स्टेबल मिलता है। फिर अगर मान लो हाफ फील्ड होता है, हाफ फील्ड होता है तब भी स्टेबल मिल जाता है। और अगर हाफ और फुल फील्ड दोनों होता है, हाफ भी हो जाए और फुल फील्ड भी हो जाए तब भी स्टेबल होता है। तो ये वाला केस फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है नॉर्मल ऑक्टाहेड्रल पे, ठीक है। अब इसको हम लोग समझते हैं, फिलहाल आप इसको कॉपी करो थोड़ा सा, उसके बाद हम लोग समझते हैं, ठीक है। चलो बच्चों, जैसे मैंने एक बात अभी आपको बोला कि नॉर्मल ऑक्टाहेड्रल में इलेक्ट्रॉन फिल करने का 3 तरीके से स्टेबिलिटी मिलती है, फुल फील्ड होने से, हाफ फील्ड होने से और हाफ फील्ड होने से। ये नॉर्मल केस में। जैसे अगर मान लेते हैं केस ऐसा हो जाए, ये ऑक्टाहेड्रल का स्प्लिटिंग ऐसा दिखा रहे हैं, ठीक है। तो नॉर्मल केस में क्या होगा, नॉर्मल ऑक्टाहेड्रल कॉन्फ़िगरेशन। हमें एबनॉर्मल बात करना है जॉन टेलर इफेक्ट के लिए। नॉर्मल में क्या क्या होगा, देखो सबसे पहले हाफ फील्ड कहां हो सकता है, देखो 1 2 3, ये हाफ फील्ड हो गया, मतलब D3 नॉर्मल मिलेगा, स्टेबल हो रहा है ना। दूसरा, अगर मान लो 5 ले लेते हो, ये भी हाफ फील्ड है, तो ये आपका हो गया D5, ये भी नॉर्मल है। फिर अगर मान लेते हो फुल फील्ड वाला केस ले लेते हो, जैसे मान लेते हैं यहां पर हो गया, कितना हो गया 5 और एक 6, तो ये भी ले सकते हैं हम लोग ना। देखो एक फुल फील्ड है और बाकी क्या है हाफ फील्ड, ये भी स्टेबल हो जाएगा, मतलब D6 हो गया, ठीक है। फिर अगर मान लेते हैं कि यहां पर पूरा फुल फील्ड हो जाए, कितना हो जाएगा 6 और 2 8, मतलब D8 भी लिया जा सकता है। और अगर मान लेते हैं ये भी फुल फील्ड करा दिया जाए तो ये D10 हो गया, मतलब इतना हो जाएगा नॉर्मल। और इन सब को छोड़ दे तो हो जाएगा एबनॉर्मल, 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 नॉर्मल ऑक्टाहेड्रल कॉन्फ़िगरेशन,
और यहीं पर हमें दिखेगा क्या बच्चों, जॉन टेलर इफेक्ट, जॉन टेलर इफेक्ट। और ये कौन कौन होगा, तो भाई जो नॉर्मल है वो तो एबनॉर्मल नहीं है ना। क्या क्या है इसमें, D3 है, मतलब D1 एबनॉर्मल है और D2 एबनॉर्मल है, ठीक है। इसके बाद D3 तो नॉर्मल है, फिर D4 आपका एबनॉर्मल है, D5 तो नॉर्मल है, D6 भी नॉर्मल है, तो फिर हो जाएगा D7, D8 नॉर्मल हो गया और D9 क्या हो जाएगा आपके पास, एबनॉर्मल, और D10 आपका क्या है, नॉर्मल है। मतलब जॉन टेलर इफेक्ट की कॉन्फ़िगरेशन में D में इतने इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए, 1 2 4 7 9, सीधा याद रखना 12,479 यहां पे शो करेगा आपका जॉन टेलर इफेक्ट, जॉन टेलर इफेक्ट, यानी कि अनसिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन होगी यहां पर, ठीक है, और नॉर्मल में सिमेट्रिकल। क्लियर। अब देखना, जरा ध्यान से देखना, एक तो D1 एबनॉर्मल है, एक है आपके पास D2 एबनॉर्मल है, फिर एक है आपके पास D4 एबनॉर्मल, फिर एक है D7 और एक है आपके पास D9, ठीक है। अब जरा सोचना एक चीज, ध्यान से देखते चलो, बस मैटर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये है आपका T2G ऑर्बिटल और ये है आपका EG का ऑर्बिटल। D1 कहां पे फील होगा, यहां पर फील होगा, यानी कि D1 का इलेक्ट्रॉन आपका T2G पे नजर आ रहा है। फिर D2 का इलेक्ट्रॉन कहां मिलेगा, तो ये भी सर आपका T2G पे नजर आएगा। कहां पे नजर आएगा, T2G पे। फिर D4 1 2 3 1 2 3 और ये हो जाएगा 4। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि ये वाला गैप ज्यादा है, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल में मोर CFAC है भाई, ज्यादा CFAC अगर होगा ना, ज्यादा CFAC, तो चौथा इलेक्ट्रॉन यहां नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। यानी कि ज्यादा CFAC में फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहां नहीं पहुंचेगा बल्कि पेयरिंग करेगा। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अगले लेक्चर पे, बस यहां पे याद रखना अभी फिलहाल के लिए कि मोर CFAC है ना, तो यहां पेयरिंग आपको देखने को मिलेगा। बाकी कैसे पेयरिंग होगा वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे बात करने वाले हैं। तो D4 का भी जो इलेक्ट्रॉन है वो T2G पे ही नजर आएगा, जबकि D7 कहां होगा, देखो तो 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया और ये हो गया बच्चों 7, यानी 7 वाला कहां जा रहा होगा, EG ऑर्बिटल में, ठीक है। और 9 कहां जा रहा होगा, देखो ये 8 हो गया और ये हो गया 9, मतलब ये भी कहां जा रहा होगा, EG ऑर्बिटल में जा रहा होगा। इसको हम लोग कहते हैं, देखो EG वाला हाई एनर्जी होता है ना, और T2G वाला क्या होता है, लो एनर्जी। इसको हम लोग कहते हैं हाई एनर्जी, हाई एनर्जी जॉन टेलर इफेक्ट, JTE। और इसको हम लोग कहते हैं बेसिकली लो एनर्जी, लो एनर्जी जॉन टेलर इफेक्ट, ठीक। अब देखना, जॉन टेलर इफेक्ट ज्यादा इफेक्टिव कब होता है, जब EG ऑर्बिटल्स की बात होती है, ठीक है। तो इस वाले केस में आपका जॉन टेलर इफेक्ट इफेक्टिव रहेगा और यहां पे जॉन टेलर इफेक्ट नेग्लिजिबल रहेगा, नेग्लिजिबल जॉन टेलर इफेक्ट। कर सकते हो, यहां पे ज्यादा सवाल नहीं पूछे जाते, जो क्वेश्चन पूछा गया है ये तो बेसिकली जेई के लिए है ना। बाकी जो नीट में जो सवाल पूछा गया उसको मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। इसको फटाक से आप कॉपी कर लो, ठीक। चलो बच्चों, तो यहां पे नीट 2016 में एक सवाल पूछा गया था, विच डज नॉट अंडरगोज जॉन टेलर इफेक्ट। तो आपको याद है कि जॉन टेलर इफेक्ट में 12,479 कंसीडर किया जाता है, 12,479, मतलब D1 वाला जॉन टेलर इफेक्ट है, D2 वाला जॉन टेलर है, D4 वाला जॉन टेलर है, D7 वाला जॉन टेलर है और D9 भी जॉन टेलर है। अब देखो जरा, क्या D4 जॉन टेलर है, बिल्कुल है। D7 जॉन टेलर है, बिल्कुल है। D8 जॉन टेलर है क्या, नहीं, ये नॉर्मल है,
ठीक है ना। और D9 क्या है आपके पास, जॉन टेलर। तो कौन सा जॉन टेलर में नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। कुछ इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल यहां से नहीं पूछे जाते, घबराना नहीं है। कुछ इसी टाइप से बेसिक सा सवाल पूछा जाएगा। क्लियर है, फटाक से इसको कॉपी कर लो। चलो बच्चों, तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पर एक नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत और जय विज्ञान। बच्चों, अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो मेरे इस लेक्चर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने फ्रेंड तक तो जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिल सके। और बच्चों, फटाफट इस लेक्चर को कवर कर लेना। जब तक आप इस लेक्चर को कवर नहीं करोगे तब तक आप अगले लेक्चर को नहीं समझ सकते। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले इसको कवर कर लो आप, ठीक है, और जल्दी कवर कर लो। ठीक, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक यू वेरी मच।